हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिडबी से संबंधित है। फ्रेंड्स सी टेट पास करने के लिए अच्छे नंबरों से आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपका बेस्ट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि पहला अभिकथन है कि रूसी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीनों में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। अब दूसरा कारण देखते हैं कि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी, सही विकल्प चुनें। तो आपका देखते हैं कि पहला आपका है अभिकथन जो है, रूसी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, ठीक, जबकि पूजा ने 24 महीनों में ऐसा किया था, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। और कारण दिया हुआ है विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका पहला विकल्प दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। और बी दिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता है। और सी दिया है सही है लेकिन आर गलत है। और डी ऑप्शन दिया है ए आर दोनों गलत है। तो इसमें ए आर दोनों गलत है, क्योंकि किसी भी दो बच्चों का एक साथ विकास संभव नहीं होता है, अलग अलग होता है। किसी की सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, या फिर किसी की विकास की दर तेज़ी से बढ़ती जाती है और किसी की स्लो होती है। तो आपका इसमें ना तो ये सही है और ना ही आर सही है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य बाल्यावस्था काल क्या है। मध्य बाल अवस्था क्या है? ऑप्शन सी सही है। मध्य बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष तक की मध्य बाल्य अवस्था होती है। मध्य बाल अवस्था को जो है कि 6 से 11 तक होती है। और मध्य बाल्यावस्था को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 वर्ष लेके 6 वर्ष तक होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था जो है 6 से 11 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 11 से लेकर 14 वर्ष तक होती है। तो ये आपका बाल्यावस्था जो है 3 पीरियड में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, और मध्य बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 तक होती है, और मध्य बाल्यावस्था जो है आपका 11 से 14 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन आपका 6 सही है, 6 से 11 वर्ष सही है। ऑप्शन सी है। मध्य बाल्यावस्था काल क्या है? तो 6 से 11 वर्ष तक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो ऑप्शन ए संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर सकती है। तो 5 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये ऑप्शन आपका ए गलत है। बी ऑप्शन है कि घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना। तो ये भी नहीं बना सकती है योजना। वैज्ञानिक जटिल घटनाओं को योजना बना सकती है 5 साल की बच्ची, ऐसा संभव नहीं है। और 5 साल की बच्ची जो है प्रतीकात्मक खेल का अमूर्त तर्कीकरण करती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर पाती है। तो ये भी गलत है। आपका डी ऑप्शन सही है कि लक्ष्य निर्धारित व्यवहार का प्रतीकात्मक कर सकती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एवं प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। जैसे किसी खिलौने को
लड़का मान लेना। तो इस तरह से खेल आपका प्रतिमात्मक खेल लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर सकती है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो परिवार जिम्मेदार होता है। परिवार से ही बच्चा सबसे पहले सीखना स्टार्ट करता है। जो भी कुछ सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, इसलिए बच्चों के विकास के लिए परिवार ही प्रथम समाजीकरण का हिस्सा माना जाता है, जिम्मेदार है। ऑप्शन डी सही है। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो स्कीमा कहलाता है, उस सॉरी समायोजन कहलाता है। जैसे कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना समायोजन कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी में एकोमोडेशन कहते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो उसे समायोजन कहते हैं। जैसे कि पहले एक बच्चा चिप्स को देखकर वो तितली समझता है और उसे फिर बाद में धीरे धीरे सीख जाता है कि ये चिप्स है। इसको समायोजन कहते हैं कि नए पिछले ज्ञान को नए ज्ञान में संशोधित करना, उसे एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन कि आप सफा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? आप सफा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस वर्ष की अवस्था में है? तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अफसफा जो है आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार प्रक्रियात्मक विचार एवं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जिन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था विकास की द्वितीय अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है विकास की द्वितीय अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्षों तक होती है। तो आप लोग स्टेज भी याद रखिएगा कि ये द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, जो आपका भेद नहीं कर पाता है कि आलू तितली है या चिप्स है। तो आलू को चिप्स को दिखाती है अफसफा और उसे वो तितली समझ बैठती है, तो इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और ये द्वितीय अवस्था में आता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले आप देखते हैं कि लेवाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, और ऑप्शन बी है लैंग्वेज, और ऑप्शन तीसरा है जो है स्कीमा का गठन वो उनमें बदलाव करना, और चौथा है ऑप्शन कि उद्दीपक प्रक्रिया संबंधों का निर्माण करना। तो लेवाइगोस्की के निर्माण में निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए वो सांस्कृतिक और भाषा जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन इसमें दिया है आपका ये ऑप्शन है, 1 और 2 है। इसमें संस्कृति, भाषा और संस्कृति दोनों बच्चों के विकास के लिए लेवाइगोस्की ने सबसे बेस्ट यानी महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन है कि लेवाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है?
लेवाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो समरूपों। ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका सहकर्मी बातचीत और पाड़ पर लेवाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत बल देता है अधिगम के लिए। तो पाड़ का मतलब होता है आपका एक दूसरे से सीखना, और बातचीत के माध्यम से हम अच्छे तरीके से बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसलिए लेवाइगोस्की के समाजशास्त्री सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण माना है सहकर्मी बातचीत और पाड़ को, इसके फोल्डिंग। ऑप्शन आपका सी सही है, सहकर्मी बातचीत और पाड़ लेवाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो सहकर्मी बातचीत और पाड़ पर बल देता है। ऑप्शन आपका सी सही है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या होता है? एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक आपका ऑप्शन ये है, कोई भूमिका नहीं होती है। भाई होती है भूमिका, शिक्षक की भूमिका होती है। और ऑप्शन बी है, एक निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर जो हैं, शिक्षक जो हैं सो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है। और ऑप्शन सी है आपका, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करते हैं। और ऑप्शन डी है, को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका होती है। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि कक्षा कक्ष में आपको तानाशाही नहीं करनी है। तो एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बालक की भूमिका विशेष मानी जाती है कक्षा कक्ष में, और छात्र और शिक्षक की दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो इसलिए आपका अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा कक्ष संस्कृति का निर्माण होना अति आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कि उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत जो है, मानव के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम को बनाए रखना, कानून के नियम को बनाए रखना लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलबर्ग उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण में व्यक्तिगत कानून और नियमों के मानवीय उद्देश्य में सुधार करने के लिए लचीले उपकरणों के रूप में देखता है। यानी कि आपको बनाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग का बनाया गया जो नियम था, उसमें नियमों में सुधार लाना और एक लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए बात करता है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विकास के साथ कार्य कर सकते हैं? हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीक को हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? तो लॉजिकल मैथमेटिकल जो होते हैं वे तर्कगणितीय चिंतन तर्कशास्त्री गणितीय चिंतन होता है, इसलिए वो जैसे कि संख्याओं का हेर फेर कर लेते हैं। तो आपका हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, ये हेर फेर करना जो है तर्कशास्त्री गणितीय बुद्धि होती है। 12 नंबर क्वेश्चन के, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक के द्वारा रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषित और शिक्षक के द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए बहुभाषित कक्षाओं को, न कि
हीन भावना देखना चाहिए कि इसमें अलग अलग बहुभाषिता के बच्चे हैं। एक संसाधन के रूप में रिसोर्स को देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिसोर्स वाले बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा वाले बच्चे होंगे, तो उसमें एक दूसरे से तर्क करके, विचार करके एक दूसरे की भाषा सीख सकते हैं। और बहुभाषिता सृजन को नई शिक्षा नीति बढ़ावा देती है। तो आपका ऑप्शन ये सही है, एक संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा कक्ष को साफ सुथरा रखने के लिए यह साधारण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह एक उदाहरण है। एक किसका उदाहरण है? जैसे कि कोई टीचर लड़कियों को कहता है हवाई जहाज़ चलाएं और लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, तो ये जो है कि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आज की डेट में सभी लड़के और लड़कियां समान हैं, इसलिए समानता का नियम लागू है। इसलिए जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए नए नए नियम कानून चलाए गए हैं। तो इसलिए ये जेंडर रूढ़िवादिता है। एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने के लिए कार्य करने के लिए कहता है और लड़की को कक्षा में साफ सुथरा करने के लिए, यह धारण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत पता चले और आपको वीडियो का लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन जो हैं आपके कई एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग सॉल्व करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और एग्ज़ाम में 100 हर सब्जेक्ट में 30 में 30 आप ला सकें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि मेरा भी 120 प्लस में नंबर आया है, एक बार नहीं 2 बार आया है। तो इसलिए जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाया था वही स्ट्रेटेजी आपको मैं दे रहा हूं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो ऑप्शन ए आपका है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक जैसे सोच उच्च क्रम के कौशल का प्रशिक्षण करना। जैसे कि नई शिक्षा नीति जो है खोज पर आधारित है, जो विश्लेषण से संबंधित, विश्लेषण कर सकती है, खोज कर सकती है, तर्क कर सकती है, उस पर आधारित है। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम को कौशल का परीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है टिक लगे हुए हैं, इस पर ध्यान आप लोग मत दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार रख सकती है? तो आपका ये ऑप्शन सही है कि यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं होता है। भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों को शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो इसकी कोई भिन्नता नहीं है, उसकी कमी है। तो इसलिए स्वीकार करके भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं समझा जाता कि नहीं सीख सकता है। अगर अवसर मिला तो वो सीख सकता है, इसलिए यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो सीखने का अनुकूल माहौल, सीखने का एक अनुकूल माहौल होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के लड़कियां एक साथ बैठ सकें और सभी को एक समान शिक्षा दी जा सके। इसलिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है, और अनुकूल माहौल होना, सीखने का एक अनुकूल माहौल होना चाहिए समावेशी शिक्षा में, जो सामग्री उपलब्ध हो,
ऑप्शन ए सही है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो है दो ही आंसर है। वे विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? तो किसी दिए गए कार्य लंबे समय तक जारी रखना। जैसे कि अति क्रियाशील ध्यान न्यूनता, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, उसे अति क्रियाशीलता कहते हैं। तो अति क्रियाशीलता जो किसी भी समय को लंबे समय तक ध्यान याद नहीं रख सकता है, उसे अति क्रियाशील कहते हैं, क्रियाशीलता कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना अति क्रियाशीलता कहलाता है। वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो है भाषा विषयों में उचित छूट। भाषा विषयों में उचित छूट। वे विद्यार्थी जिनमें पठन क्षेत्र में अधिगम में कठिनाई होती है, उसके लिए समावेशन के लिए उनकी भाषा यानी कि घरेलू भाषा को बढ़ावा देना, ताकि अपनी भाषा में अच्छे से अच्छे सीख सकें। इसलिए आपको अधिगम के लिए भाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो अपने भाषा में अनुकूल से सीख सकते हैं। इसलिए आपका भाषा विषयों से उचित छूट जो है आपको देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी टीचर बनेंगे तो ऐसा करेंगे। उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहुंच को अनुकूल करने के लिए निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? किसके समावेशन में मदद मिलेगी? अनुकूल करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ये आपका ऑप्शन चारों सही है। वे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए भी, वे विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार भी है, और वे विद्यार्थी जिन्हें प्रतिमस्तिष्क घात रोग है, यानी कि प्रमस्तिष्क घात एक बीमारी होती है, और असाधारण प्रतिभावान छात्र के लिए सही विकल्प जो है आपका सभी है। सभी आपका सही होगा। बीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? यथोचित सही युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? तो आपका पहला ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना। सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि शालीनता कक्षा में व्यवस्था के बार बार बदलते रहना। और सी नंबर का है ऑप्शन पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना। और लास्ट ऑप्शन है कि वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो आपका जो है प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और समायोजन विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म है? तो ये सही युग्म जो है आपका कि वाक हानि धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। यानी कि स्टूडेंट्स कि दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन रणनीति का सही युग्म वाक ध्वनि धैर्य दिखाना। अगला क्वेश्चन है अधिगम तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाएं। तो अधिगम प्रभावित होता है
यदि आप सीखने के स्वयं कार्य को बढ़ावा देते हैं तो वो अधिगम अच्छे से कर सकते हैं। अधिगम तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। यानी कि जब बच्चे को करके सीखने के लिए अवसर दिए जाते हैं तो बच्चा अनुकूल तरीके से सीख सकता है। बच्चा अनुकूल तरीके से सीख सकता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण। शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण जो है आपका क्या है, तो अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। ऑप्शन जो है आपका सी सही है। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसका उदाहरण है। अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं, तो उच्च क्रम चिंतन कौशल के जो है उदाहरण है अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण जो है। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी की वैकल्पिक धारणाओं का व्यक्त कर सके। ऑप्शन सी सही है।